के लिए बाजार गई हुई थीं। पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक शख्स थी जो आज भी वहीं मौजूद थी, एरा। पिछले 5 सालों से उसने उस महल की चौखट तक पार नहीं की थी। इन 5 वर्षों में बाहरी दुनिया में क्या बदला, क्या नहीं बदला, वह सिर्फ लोगों की जुबान से सुनती आई थी। अपनी आंखों से उसने कुछ नहीं देखा था, और यह कैद किसी और ने नहीं, बल्कि उसने खुद अपने लिए चुनी थी। क्यों? यह राज आगे चलकर मालूम होगा। कई दिनों बाद आज एरा अपने निजी कमरे में आई थी। उसका कमरा हीरा मंडी के महल की 3री मंजिल पर सबसे आखिरी कोने में था। वह उस कमरे में तभी आती थी जब उसे सुकून की नींद चाहिए होती, जब उसे इस रंगीन और शोरगुल भरी दुनिया से निकलकर अपनी तन्हा और अंधेरी दुनिया में जाना होता। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा लॉक किया, फिर अपना दुपट्टा उतारकर सोफे पर उछाल दिया और लाइट ऑन कर दी। आईने के सामने जाकर वह कुछ पल खुद को देखती रही। आज भी उसका वजूद किसी चमकते हीरे की तरह जगमगा रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे अपने ही वजूद से वहशत महसूस हो रही थी। अचानक उसकी नजर बेड की तरफ गई और अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वह झटके से पलटी। उसके बेड पर एक नौजवान, बेहद हैंडसम सा शख्स किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी ही पिल्लों को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रहा था। कुछ पल के लिए एरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं थी। उसने अपने निजी कमरे में सिर्फ और सिर्फ खुद को आने की अनुमति दी थी। आज तक हीरा मंडी का कोई भी सदस्य उस कमरे में कदम नहीं रख पाया था। एरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद में आग लगा दी हो। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। वह तेजी से बेड के पास पहुंची, बेड के बगल में रखी शराब की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और पूरी शराब उस सोए हुए शख्स के ऊपर उड़ेल दी। वह जो ख्वाबों की दुनिया में सुकून से सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा। पहले उसने खुद को देखा, फिर सामने खड़ी एरा को, और उसका मुंह बन गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, भीगे हुए बालों को स्टाइल से पीछे किया और गरजते हुए बोला, "What the hell?" एरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। "How dare you?" ऐश रायचंद शायद पहली बार किसी लड़की की इतनी ऊंची आवाज सुन रहा था। वह एक झटके से बेड से उठा और सीधे एरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नीली आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। आवाज नीचे। उसने सख्त लहजे में कहा, "मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है कि तुम मुझ पर चढ़ रही हो?" एरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। "क्यों?" औरतों की ऊंची आवाज सुनकर मर्दानगी को ठेस पहुंच रही है। उसकी आंखों में आग थी। "हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में घुसने की और मेरे बेड पर सोने की? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए।" वह दांत भींचकर बोली, "तुम मर्दों ने खुद को समझ क्या रखा है? हर चीज तुम्हारी जायदाद नहीं होती।" अब ऐश का दिमाग भी घूम चुका था। उसने झटके से एरा के हाथ अपने कॉलर से हटाए, फिर उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी और उसकी पीठ अपनी छाती से लगा दी। एरा दर्द से तिलमिला उठी। ऐश उसके बेहद करीब झुककर बोला, "जुबान संभाल कर, वरना मुझे जुबान काटनी भी आती है।" उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। "मेरे बिहेवियर को बर्दाश्त कर सको, इतनी औकात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और मेरी मर्दानगी को बर्दाश्त कर सको।" वह हल्का सा हंसा। "उतनी ताकत तुम में नहीं है।" उसने उसकी कलाई और कस दी। "और जहां तक हिम्मत की बात है, मुझ में इतनी हिम्मत है जितनी तुम्हारी बर्दाश्त की हद नहीं।" फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, "जानना चाहती हो कि मैं खुद को क्या समझता हूँ?" उसके होंठों पर एक घमंडी मुस्कान आई। "मैं खुद को किंग समझता हूँ, और जहां मैं कदम रख दूं, वह जगह मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है।" उसने एरा को ऊपर से नीचे तक देखा। "मैं चाहूं तो 2 पल में तुम्हें भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, लेकिन अफसोस, मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं।" वह तनकर खड़ा हो गया। "अंडरस्टैंड, लड़की हो इसलिए इज्जत देकर छोड़ रहा हूँ, वरना ऐश रायचंद के कॉलर पर हाथ डालने वाले लड़कों के हाथ तोड़कर उनकी जेब में डाल देता हूँ।" इतना कहकर उसने एरा को जोर से धक्का दे दिया। एरा पीछे जाकर फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। उसकी कलाइयों में पहनी कांच की चूड़ियां टूट गईं। कई टुकड़े उसकी त्वचा में धंस गए। उसके हाथ लहूलुहान हो गए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एरा धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था,
वहाँ जुनून था। वह बिना कुछ सोचे सीधे ऐश के सामने पहुंची और अपने खून से सने हाथ से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाख। थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड के लिए ऐश को लगा उसका कान सुन होना बंद हो गया है। उसके होंठ फट गए और जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गाल पर थप्पड़ पड़ने का दर्द कैसा होता है। एरा ने फिर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके खून से सने हाथ अब भी कांप रहे थे। अपनी अमीरी अपनी जेब में रखो मिस्टर। उसकी आवाज जहर की तरह तीखी थी। मैं तवायफ जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी इज्जत है। तुम मुझे कभी खरीद नहीं सकते और न ही तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बना सको। उसने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुम जैसे मर्दों को मैं रोज हैंडल करती हूँ, जो कुछ पैसों की गर्मी लेकर हम जैसी औरतों पर रोब झाड़ने आते हैं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बदनाम होकर जाओगे। ऐश बेहद हैरान था। पता नहीं उसे तवायफ शब्द चुभा था या सामने खड़ी लड़की की हिम्मत। उसने झुंझलाकर एरा को खुद से दूर झटक दिया। इस बार एरा गिरी नहीं, सिर्फ लड़खड़ा गई। ऐश ने गुस्से से खुद को संभाला, फिर एरा को घूरते हुए बोला, मेरी औकात क्या है और क्या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा लड़की। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने ऐश रायचंद पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। वह एक शब्द चबाकर बोला। इस दिन को, इस वक्त को और इस थप्पड़ को तुम अपनी पूरी जिंदगी कोसोगी। अफसोस करोगी कि मुझे थप्पड़ मारा ही क्यों। उसने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें लड़की समझकर इज्जत दी थी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी लड़कियां इज्जत डिजर्व नहीं करती। इतना कहकर उसने अपना ट्रैवलिंग बैग उठाया और जाने लगा। पीछे से एरा की नफरत भरी आवाज आई, आइंदा मुझे दिखाई मत देना, वरना जान से मार दूंगी। ऐश रुक गया, धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अपने लफ्ज याद रखना लड़की, क्योंकि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खतरनाक थी। और तब मैं शरीफ मर्द बनकर नहीं आऊंगा, बल्कि सौदागर बनकर आऊंगा। कुछ पल रुककर उसने कहा, और सौदा तुम्हारा होगा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाते ही एरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कमरे की हर चीज तहस नहस कर दी, फिर अपने ही बेड में आग लगा दी। लपटें उठने लगी। वह जलते हुए बिस्तर को घूरती रही और दांत पीसते हुए बोली, इस बार नहीं, इस बार मेरा सौदा मैं किसी को नहीं करने दूंगी, जान से मार दूंगी। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी, इतना कि अगर कोई उसे उस वक्त देख लेता तो डर जाता। वह किसी सिर फिरी औरत की तरह लग रही थी, एक ऐसी तवायफ जिसके सीने में अनगिनत राज दफन थे और जो बाहर से खिले हुए गुलाब जैसी दिखती थी, लेकिन भीतर से कांटों का जंगल थी। जारी है।